धुरंधर मूवी की शुरुआत होती है 30 दिसंबर साल 1999 से। पहले सीन में हम अजय सनिहाल को देखते हैं जो भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भारत से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वो जैसे ही अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुँचती है वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। उनकी ये डिमांड होती है कि वो भारतीय नागरिकों को तभी छोड़ेंगे जब भारत उनके साथियों को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले भारत ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा था और यह हाईजैक उन सबको छुड़वाने के लिए किया गया था। अब भारत के पास कोई उपाय नहीं बचा, सिविलियंस को छुड़ाने के लिए उनकी शर्तें मानना पड़ा। इस घटना के लगभग 2 साल बाद ही 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है और इसमें हम देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सही समय पर अजय सन्याल आकर अपनी टीम के साथ मिलकर उन आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। ये सब होने के बाद इंडिया इन मुद्दों को यूनाइटेड नेशन एंड यूएस के सामने उठाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती। जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, रॉ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिसमें मिशन धुरंधर के बारे में डिस्कस करते हैं। मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलते ही इसे स्टार्ट कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पाकिस्तान में रणबीर सिंह को देखते हैं, जहां रणबीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, यानी कि वही धुरंधर है। मिशन के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि रणबीर सिंह जो इंडिया का एजेंट है उसका नाम हमजा अली है और उसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है, जहां वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और इसके जरिए पाकिस्तान में एंटर होता है। बलूचिस्तान में जो भी लोग रहते हैं उनसे पाकिस्तानी नफरत करते हैं और इसलिए बलूचिस्तान में काफ़ी सारे रेबल्स हैं जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स और पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है और इस लड़ाई में आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते रहते हैं। रणबीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान का बलोच रेबल बनकर अंदर आया है। रणबीर सिंह यानी हमजा पाकिस्तान के कराची में आता है और कराची में सीधा लियारी में आता है। लियारी यह कराची का एक टाउन है। रणबीर सिंह वहाँ एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है जो काफी सालों पहले से यहाँ एक जूस की दुकान चला रहा है। उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट और हैं जो मिलकर काम करते हैं और यहाँ मिलने वाले सारे इन्फॉर्मेशन वो भारत पहुँचाते हैं। लेकिन अब यह लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। जूस वाला एजेंट हमजा को पूरे टाउन के बारे में सारी बातें बताता है। वो हमजा को बताता है कि इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लियारी टाउन को इसलिए चुना गया है क्योंकि पूरा लियारी टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है जो पूरे लियारी को रूल करता है। उसका राज पूरे कराची पर और जिसका रूल कराची में उसका पूरे पाकिस्तान पर होता है, इसलिए लियारी पर जिसकी पकड़ उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। यह एजेंट हमजा को यह भी बताता है कि लियारी में टोटल 3 डॉन हैं, जिन तीनों डॉन के नाम हैं अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच भी कहा जाता है क्योंकि रहमान बलोच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है और इसलिए रहमान बलोच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उनके हक की बात करता है। रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत भी कहा जाता है, वो दूसरे डॉन यानी कि बाबू डकैत का नाजायज बेटा है, लेकिन बड़े होते ही रहमान डकैत को यह पता लगा कि बाबू डकैत उसका नाजायज बाप है, वैसे ही उसने अपनी माँ को जान से मार दिया। इस पूरी लियारी टाउन में रहमान डकैत 1/3 हिस्से में रूल करता है और बाकी बचे हुए 2/3 हिस्से को रूल करते हैं। बाबू डकैत और अरशद पप्पू और रहमान डकैत से निपटने के लिए ये बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। हमजा एक बलूच है, इसलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा और उसे जल्दी मौका मिलने वाला है क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे, छोटा 10 साल का, बड़ा 20 साल का। बड़े बेटे के दोस्त की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। वो शादी में बड़ा बेटा शामिल होने वाला है और इसलिए अरशद पप्पू और बाबू डकैत उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा रहमान डकैत के बेटे को बचाएगा और उसकी गैंग में उसे शामिल होने का मौका मिल जाएगा, लेकिन शादी वाले दिन बड़े बेटे के साथ छोटा बेटा भी शामिल हो जाता है। हमजा और उसके मित्र सोच ही रहे थे कि दोनों को कैसे बचाया जाए, तब तक बड़े बेटे पर फायरिंग शुरू हो जाती है
अब किसी भी तरह हमजा छोटे बेटे को तो बचा लेता है, लेकिन बड़े बेटे को गोलियां लग जाती हैं। हमजा को उसका मिशन फेल होते लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वह एक नया तरीका निकालता है। उसने छोटे बेटे की जान तो बचाई ही होती है, और अब इसलिए वह छोटे बेटे के सामने यह तमाशा करता है कि वो बड़े बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से बड़े बेटे की लाश को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर्स के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वो इसे इसका इलाज कर दे, और रहमान डकैत को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वैसे ही वह अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल आकर वह सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद उसका छोटा बेटा उसे सारी कहानी सुनाता है, कैसे हमजा ने उसकी जान बचाई और बड़े भाई को भी बचाने की कोशिश की। उसने ही दोनों को हॉस्पिटल लेकर आया। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है, फिर हमजा से मिलता है और छोटे बेटे की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसा लेने से मना कर देता है, और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है, और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है, वह देखकर हमजा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वह भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और इसके साथ ही काम करना चाहता है। हमजा ने अब तक जो भी किया था, उसने रहमान डकैत का भरोसा तो जीत लिया था। साथ ही उसने पैसे न लेकर रहमान डकैत को यह भी दिखा दिया कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं। इसलिए रहमान डकैत हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। अब रहमान डकैत वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। उसी समय लियारी टाउन का एक पॉलिटिशियन आता है, जो रहमान डकैत को लियारी टाउन में अपना सपोर्ट देता रहता है। वो हमजा डकैत से सहानुभूति दिखाता है, फिर बाबू डकैत के ऊपर अटैक ना करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शन में वो हार सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और उसको इसका नुकसान हो सकता है। रहमान डकैत उसकी बात तो मान लेता है, लेकिन उसे अंदर से बहुत घुटन होती रहती है। एक दिन वह अपने आदमियों को बिठाता है और उनसे इस बारे में सलाह लेता है। उसके साथियों का ये मानना था कि वो पॉलिटिशियन की बात सुन ले, क्योंकि उसका सपोर्ट रहमान डकैत को मिलता है, और अगर वो इलेक्शन में हार जाएगा तो रहमान डकैत भी हार जाएगा, उसे भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब वो हमजा को पूछता है, हमजा कहता है कि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहिए, क्योंकि बाबू डकैत ने जानबूझकर इलेक्शन के समय ऐसा किया ताकि आप कुछ कर ना सके, और जिससे वो यह जता सकेगा कि अब लियारी टाउन में आपकी पकड़ मजबूत नहीं रह गई है। लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी। वो इस टाइम बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। रही बात इलेक्शन की जीतने की, आपके बेटे की जान लेकर आपको इलेक्शन तक चुप बिठाकर उसने ये साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफी ज्यादा पावरफुल है, और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची। और इसलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी टाइम पर खत्म करना चाहिए, जिससे कि ना कि सिर्फ आपका बदला पूरा हो, बल्कि पूरी लियारी में यह मैसेज आएगा कि रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है, और इसलिए वो ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत पर अटैक करेगा और उन सबको खत्म करेगा। अब वे लोग पूरी प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे बंदों की फील्डिंग सेट करते हैं, फिर एक एक करके सारे आदमियों को खत्म कर देते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उस हमजा, रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी, जो कि उसका कज़न भी होता है, उसका नाम उज़ैर है, वे सब मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे के मौत का बदला ले लेता है। अब इसके बाद इलेक्शन में पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत हो जाती है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है। तब उस टाइम पब्लिक को देखकर वह यह समझ जाता है कि लियारी की जितनी भी जनता है वो उससे ज़्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है। इसलिए अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। उसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता है, और हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका है था। लेकिन हमजा जो कि अपने मिशन पर था, उसे हम यह देखते हैं कि वह पॉलिटिशियन जमील जमाली की इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है, और वह धीरे धीरे करके उसे
इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि हमजा यह जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की बेटी उसके मिशन में उसके काफ़ी काम आ सकती है। इसके बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली को जिस बात का डर था वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए अब तक जमील जमाली को सपोर्ट किया करते थे, अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लियारी में रहमान डकैत से ज़्यादा पकड़ और किसी की मजबूत नहीं है, जमील जमाली की भी नहीं। जमील जमाली को यह पता चलते ही रहमान डकैत के लिए उसके मन में नफरत आ जाती है और वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अब इसके साथ ही रहमान डकैत और दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, खन्ना ब्रदर्स। पाकिस्तान में काफ़ी उल्टे सीधे काम करते हैं और इस तरीके से बहुत पैसा भी कमाते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी को वाइट करना और फेक इंडियन नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करना। इन सब के बीच ही यह भी नोटिस करते हैं कि रणबीर सिंह यानी कि हमजा, जो अपने काफ़ी सारे एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती है उसे इंडिया भी पहुंचाता है। और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी यह मिलती है कि पाकिस्तान के दोनों बिजनेसमैन भाई खन्ना ब्रदर्स इंडिया के फेक 500 और 1000 के नोट्स को छपाकर इंडिया में सप्लाई करने वाले हैं और इंडिया की करेंसी को वीक करके इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसके बाद अगले सीन में हम यह देखते हैं कि रहमान डकैत हमजा, उजैर और अपने कुछ खास आदमियों के साथ मिलकर खन्ना ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है, जहां पर खन्ना ब्रदर्स उसे मिलवाता आईएसआई के हेड से। यह आईएसआई का एक बहुत ही बड़ा एजेंट है जिसका नाम है मेजर इकबाल। यह आईएसआई का मेजर इकबाल यहाँ पर रहमान डकैत से मीटिंग करता है। इस मीटिंग में मेजर इकबाल रहमान डकैत से कहता है उसे बहुत सारे वेपन्स चाहिए जो रशिया और अमेरिका बनाता है। उन वेपन्स को अपने देश के टेररिस्ट ग्रुप को देगा और उन टेररिस्टों के जरिए भारत में टेरर को बढ़ावा देगा। इस मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को यह पता चलता है कि इस तरह के सारे रशियन और अमेरिकन वेपन्स वो उन सबको बलूचिस्तान से मिल सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ये सारे वेपन्स हैं। लेकिन आईएसआई और बलूचिस्तान के रेबल्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है और वह आए दिन बलूच रेबल्स को मारते हैं, इसलिए आईएसआई उनसे डील नहीं कर सकता। और आईएसआई का मेजर इकबाल यह चाहता है कि रहमान डकैत उनके लिए बलूच रेबल्स से डील करे और वह सारे वेपन्स लाकर उन्हें दे, बदले में वह जितना पैसा बोलेगा उन्हें देंगे। रहमान डकैत इसके लिए राजी हो गया। वो खुद भी एक बलूच था, वह अपनी गैंग में बलूचों को रखता था और साथ ही साथ वह बलूच रेबल्स के लिए भी काफ़ी काम करता था। इसलिए जितने भी बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स हैं वो सभी रहमान डकैत को एक मसीहा मानते हैं। रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद रहमान डकैत अपने आदमियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान जाता है और वहाँ बलूच रेबल्स के हेड से मिलता है और उनसे हथियारों के लिए डील कर लेता है। इसके बाद बलूच रेबल्स का हेड भी उन्हें सारे हथियार सप्लाई कर देता है। अमेरिकन और रशियन वेपन्स रहमान डकैत के पास आ जाते हैं, जिन्हें वह आगे चलकर मेजर इकबाल को देने वाला है। इसी बीच हम पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलते हैं, जो कि अब पूरी तरह से यह प्लान कर चुका था कि वह रहमान डकैत को अपने रास्ते से हटा देगा। जमील जमाली रहमान डकैत को अपने रास्ते से हटाने के लिए एसपी चौधरी को मिलने के लिए बुलाता है। हमें यह पता लगता है कि एसपी चौधरी को 5 साल पहले जमील जमाली ने सस्पेंड करवा दिया था, क्योंकि वह ईमानदार था और अपने पूरे इलाके से गुंडागर्दी को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन अब जमील जमाली यह चाहता है कि उसके इलाके से रहमान डकैत मारा जाए और गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए। इसलिए वह एसपी चौधरी को अपने पास बुलाकर उसे कहता है कि उसकी पोस्टिंग फिर से लियारी में कर रहा है, ताकि वह रहमान डकैत को ख़त्म कर दे, यानी कि उसका एनकाउंटर करके यह दिखाए कि वो मारा गया। लेकिन एसपी चौधरी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह कहता है लियारी में जितनी भी पुलिस है पूरी की पूरी पुलिस रहमान डकैत की जेब में है। इसलिए अगर वह रहमान डकैत को पकड़ने या उसका एनकाउंटर करने के लिए पुलिस वालों को लेके जाएगा तो उन पुलिस से उसे ही ठुकवा देगा। इसलिए वह चाहता है कि उसे उसकी अलग से टीम दी जाए और उसे एक खुफिया ऑफिस भी दिया जाए,
जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। जमील जमाली उसकी ये सारी शर्तें मंजूर कर लेते हैं और उसे उसकी एक अलग फोर्स देते हैं और एक खुफिया ऑफिस भी देते हैं। इन सब के बीच ही हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है। एक दिन वो दोनों साथ बैठे होते हैं, तब उस टाइम पर हमजा एसपी चौधरी की फ़ोटो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारी टाउन में फिर से कर दी गई है। लेकिन चौधरी की फ़ोटो देखकर जमील जमाली की बेटी हमजा से कहती है कि वो इसको पहले से जानती है, क्योंकि यह आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता है। इस बात को सुनते ही हमजा ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसलिए वो जमील जमाली की बेटी से कहता है कि अगली बार जब भी आए उसके सारी बातें सुने और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर ले। इधर हम देखते हैं कि रहमान डकैत सारे वेपन्स आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल को सौंपता है, और मेजर इकबाल ये बताता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल वो भारत में करेगा, और ऐसा करने के लिए वो काफ़ी सारे आतंकवादियों को बुलाता है और उन सारे हथियारों को उनको सौंप देता है। जिसके बाद वो सबके सामने ही बताता है कि अब उनका यह प्लान है कि जल्द ही पानी के रास्ते वे भारत में घुसेंगे और भारत में बहुत सारे टेरर अटैक करेंगे, ऐसे अटैक जिससे भारत पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इन सभी के बीच बैठकर जैसे ही हमजा ये सारी बातें सुनता है, वैसे ही वह जल्दी से भारत में ये सारी खबरें भेज देता है। जिसके बाद इंडिया के इंटेलिजेंस वाले इन सारी बातों को जान तो जाते हैं, लेकिन वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि मेजर इकबाल जिस टेरर अटैक को प्लान कर रहा था, वो टेरर अटैक साल 2008 में होने वाला था, 26/11। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस 26/11 के अटैक को रोकने में फेल हो गई थी। इधर लियारी में हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी के जरिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है। रहमान डकैत का एनकाउंटर करने की प्लानिंग करते हैं वो। रहमान डकैत के घर के एक नौकर के द्वारा उसके छोटे बेटे के खाने में कुछ मिलाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती है, और रहमान डकैत जल्दी जल्दी में बेटे को लेकर बाइक में कुछ आदमियों के साथ निकल जाता है, और इसी तरह वो चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि फिर रास्ते में एसपी चौधरी उसे पकड़ लेता है और वो उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। अब जाहिर है यहाँ पर एसपी चौधरी का यही प्लान था कि वह दिखाएगा तो यही कि वो रहमान डकैत को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जा रहा है, लेकिन रास्ते में रहमान डकैत ने भागने की कोशिश की, जिसके रिस्पॉन्स में उसने रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अब इसी बीच ये सारी खबर हमजा, उजैर और रहमान डकैत के साथियों को मिलती है। इसके साथ ही हमजा को जमील जमाली की बेटी का फ़ोन आता है और उसके फादर और एसपी चौधरी के बीच हुई बातचीत का वीडियो रिकॉर्डिंग उसे भेजती है, जिसमें पता चलता है कि जमील जमाली, एसपी चौधरी, अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी से कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर उसे एनकाउंटर करके जान से मार दो, इस तरह वो मेरे रास्ते से हट जाएगा। बाबू डकैत ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए पूरा एरिया अरशद पप्पू का होगा, जिसके बाद से अरशद पप्पू जमील जमाली के हिसाब से काम करेगा। रहमान डकैत के मरने से इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जमाली की कुर्सी बची रह जाएगी, अरशद पप्पू को पूरे लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा, और एसपी चौधरी, जो कि रहमान डकैत को बहुत टाइम से निपटाना चाहता था, वो उसे निपटा देगा। लेकिन हमजा जैसे ही वीडियो देखता है, लेकिन हमजा ये वीडियो जमील जमाली को भेजता है और रहमान डकैत को मारने से रोकने के लिए कहता है, वरना उसका यह वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज़ में डाल देगा, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी चली जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं चाहता है तो रहमान डकैत के एनकाउंटर को रोक दे। जमील जमाली यह बात एसपी चौधरी को कहता है, लेकिन एसपी चौधरी इसे मानने से इनकार कर देता है। जमील जमाली फिर से हमजा को यह बताता है। अब हमजा दूसरा तरीका लगाता है। वह जमील जमाली से कहता है कि उसे एसपी चौधरी का खुफिया ऑफिस बताए, क्योंकि जमील जमाली की बेटी के जरिए हमजा को उस ऑफिस के बारे में पता चल चुका था। वो जमाली के मुंह से जल्दी से एसपी चौधरी के खुफिया ऑफिस का पता पूछता है और अपने सारे आदमियों को लेकर सीधा वहां पहुंचता है। वहां के सारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है और उनके ऊपर पेट्रोल डालता है।
फिर चौधरी को वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर उसने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो इस ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज़्यादा ऑफिसर्स को जान से मार देगा। अब अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है। अब इन सब के बाद वो दिन आता है जिस दिन इंडिया में 26/11 का अटैक हुआ था, यानी कि 26 नवंबर साल 2008। और इस दिन आईएसआई वाले स्पेशली मेजर इकबाल इंडिया में अपने आतंकवादियों के ज़रिए इस अटैक को करवा देता है और वो टीवी पर इस पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन जैसे ही 26/11 के इस टेरर अटैक को हमजा देखता है, वैसे ही वह अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए सारी की सारी खबरें भारत तक पहुंचा दी थी। लेकिन तब भी वह यह देखता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई और उसके देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस अटैक को देखकर हमजा भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन अब वह ठान लेता है कि इन सबको ख़त्म कर देगा और अब वो इस पूरी लियारी का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा और पूरे पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा करेगा। और अब वह सबसे पहले प्लान करता है रहमान डकैत को रास्ते से हटाने के लिए। इसके लिए वो जमील जमाली से मिलता है, कहता है कि मैं जानता हूँ तुम रहमान डकैत को रास्ते से हटाना चाहते हैं। बात यह है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमजा जमील जमाली से कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम उससे मेरी शादी करवा दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा और फिर तुम्हारा दामाद बनने के बाद मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे और उसे जान से मार देंगे, जिसके बाद पूरी लियारी पर मेरा कंट्रोल होगा। और अब क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, इसलिए मेरे जरिए तुम्हारा कंट्रोल होगा, यानी कि अगर पावर आती भी है तो वह हमारे परिवार में आएगी, यानी कि तुम्हारे हाथ में। जमील जमाली को हमजा की यह बात ठीक लगती है और वो उससे अपनी बेटी की शादी करवाता है, उसे अपना दामाद बनाता है। फिर उसके और एसपी चौधरी के साथ मिलकर यह प्लान करता है कि अब वो सब मिलकर हमजा डकैत को रास्ते से हटाएंगे। इसके आगे चलकर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी कई सारे वेपन्स मंगवाता है, लेकिन जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेनी होती है उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी की डैम का उद्घाटन करना होता है और इसलिए वो उद्घाटन करने जाता है। उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा, उजैर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज के दिन रहमान डकैत के साथ बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। इसलिए आज का यह दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए। और फिर इसलिए वह एसपी चौधरी से बोलकर रहमान डकैत की पूरी फील्डिंग सेट करवा देता है। रहमान डकैत को गाड़ी में बिठाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब एक ही दिन इतनी सारी अजीब चीज़ों को देखकर रहमान डकैत को डाउट हो जाता है, इसलिए वो हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता, उसके बाकी साथियों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और वो गाड़ी चलाता रहता है। यह देखकर रहमान डकैत समझ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है और हो ना हो उसे मारना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी में से ही हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी हमजा किसी तरह से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है, खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। जिसके बाद ही चौधरी और उसकी पूरी टीम वहां आ जाती है, जो रहमान डकैत पर अटैक कर देती है। लेकिन इस शूट आउट के बीच रहमान डकैत जल्दी से भागकर जंगल में घुस जाता है और हमजा का पीछा करता है ताकि वो उससे मारकर अपना बदला ले सके। बाकी इधर इतने में हम देखते हैं कि एसपी चौधरी की पूरी टीम मिलकर रहमान डकैत के साथियों को जान से मार देती है और फिर इसलिए एसपी चौधरी भी रहमान डकैत के पीछे जाता है, यानी कि सबसे आगे हमजा, उसके पीछे डकैत, उसके पीछे चौधरी। जिसके बाद ही जंगल में हम देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान के बीच भिड़ंत होती है। इस भिड़ंत के बीच ही हमजा वहां पर आता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर रहमान डकैत पर भारी पड़ते हैं। एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले में गोली मारता है और फिर यहीं पर ही हमें यह भी पता लगता है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत के सिर की बजाय उसके गले में वो भी साइड में गोली क्यों मारी।
इसी टाइम पर एक फ्लैशबैक आता है, जिस फ्लैशबैक में हम यह देखते हैं कि प्लानिंग के टाइम पर हमजा ने एसपी चौधरी से यह कहा था कि रहमान डकैत को पकड़ लेंगे और उसे मारने वाले होंगे, तब एसपी चौधरी को उसे गोली तो मारनी है, लेकिन गोली लगने के बाद भी रहमान डकैत आधे एक घंटे तक जिंदा रहे। उसका कारण आगे हमें पता चलेगा। जैसे रहमान डकैत के गले में गोली लगती है, वैसे ही हमजा अपना प्लान स्टार्ट करता है और वो रहमान डकैत को अपने कंधे पर डालता है और रास्ते में एक रिक्शा को रुकवाकर सीधा हॉस्पिटल जाता है और वो रिक्शा वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने गोली मारी है और वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बाकी सारे साथियों को भी कॉल कर कर यही कहानी सुना देता है। इसके बाद वह उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रहमान डकैत की मौत हो जाती है। यहाँ पर हमजा का प्लान पूरी तरह से कामयाब रहता है, क्योंकि इसके आगे सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही न्यूज़ चलती है कि एसपी चौधरी रहमान डकैत को गोली मारी और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, और फिर यह दिखाकर हमजा पूरे लियारी सिटी का हीरो बन जाता है। अब हमें फिर से इंडिया का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि आखिरकार हमजा है कौन। और फिर हम यह जानते हैं कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है और उसे भी फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन फिर उसी समय अजय सन्याल उनसे मिलते हैं और वह उसे देश के काम आने का मौका देते हैं, जिसे जसकीरत सिंह अपना लेता है। फिर वह इंडिया का एजेंट बनके पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। मूवी के खत्म होने के साथ ही हमें यह बताया जाता है कि अभी यह मूवी तो खत्म है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल के मार्च महीने में इस मूवी का सेकेंड पार्ट आएगा और उसमें इस धुरंधर की पूरी स्टोरी होगी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, यह मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।